रुक जाओ, अभी के अभी रुक जाओ। अगर डिजिटल गोल्ड लेने का सोच रहे हो तो यू माइट वांट टू वॉच दिस। आई नो, मैंने ही आपको लास्ट ईयर एक वीडियो बना के बताया था कि डिजिटल गोल्ड के खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं ओवर फिजिकल गोल्ड। बट व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग द बेस्ट टाइप ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो वो डेफिनेटली डिजिटल गोल्ड नहीं है। अगर मैं फिजिकल गोल्ड को वर्स मानता हूँ तो डिजिटल गोल्ड को मैं सेकंड वर्स मान सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को डबल कैसे कर सकते हो। और मैं आपको वो सीक्रेट भी बताऊंगा जिसको कुछ लोग यूज करके गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पर एक ही दिन में 5 से 10% का रिटर्न कमा रहे हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मनी माइंडेड मनदीप। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल्ड खरीदने का क्या रीज़न है। अगर आप उसको ज्वेलरी के लिए खरीदना चाहते हो तो फिर उसके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखने वाले हैं। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा आगे। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो भी फिजिकल गोल्ड में एक ऑप्शन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि आप गोल्ड खरीदोगे तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। बट आप फिजिकल गोल्ड ही अगर प्योर 24 कैरेट गोल्ड खरीदोगे जो किसी भी फॉर्म में नहीं है, कोई गोल्ड कॉइन नहीं है, कोई भी ज्वेलरी का आइटम नहीं है, बस वो एक गोल्ड का पीस है, तो उस पर आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आप किसी दूसरी फॉर्म में फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, तो लेट से आपने एक गोल्ड कॉइन खरीदा, तो एक गोल्ड कॉइन खरीदने पर आपको लगभग 7% के आसपास का मेकिंग चार्ज देना पड़ जाएगा। ये डेटा मैंने उठाया है तनिष्क की वेबसाइट से और ये आज की डेट पर वैलिड है। और अगर आप एक छोटा सा कोई झुमका भी खरीदते हो तो वो भी अगर मैं तनिष्क की वेबसाइट पर जाकर देखूं तो 89,000 के प्राइस पर मुझे ऑलमोस्ट 29% का एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा उस झुमके को खरीदने के लिए। और इन दोनों कॉस्ट के टोटल पे मुझे 3% का जीएसटी भी देना पड़ेगा, तब जाकर मैं 1,18,000 में वो झुमका खरीद कर ला सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ज्वेलरी का कैलकुलेशन नहीं समझाना चाहता, मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना है तो क्या बेस्ट तरीका है और आप कैसे अपने रिटर्न्स को डबल करोगे इसी वीडियो को देखकर। सो डिजिटल गोल्ड, इसके फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं, और मेरे ओपिनियन में इसके नुकसान थोड़े से इसके फायदों से ज़्यादा हैं। तो पहले मैं आपको फायदे बता देता हूँ। अगर आप डिजिटल गोल्ड को खरीदते हो तो कंपनी उतने रुपए का डिजिटल गोल्ड अपने सेफ में आपके लिए स्टोर कर लेती है। दैट मीन्स कि आपको थेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी कंसर्न नहीं होगा। दूसरा इसका फायदा रहेगा, अगर आप इसको खरीद रहे हो तो आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इस वजह से डिजिटल गोल्ड को खरीदने की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। बट इसमें आपको जस्ट लाइक फिजिकल गोल्ड 3% का जीएसटी आपके बाइंग प्राइस पे देना ही पड़ेगा। इसकी आप फिजिकल डिलीवरी भी मंगवा सकते हो, बट उसमें फिर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे एंड आपको मेकिंग चार्ज भी बेयर करना पड़ सकता है। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि आप 1 रुपये 2 रुपये का भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, तो इसमें कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके नुकसान सुनो आप। लेट से मैं मेरी म्यूचुअल फंड ऐप को यूज़ करके डिजिटल गोल्ड खरीद रहा हूँ। बाय द वे, आप कोई सी भी ऐप यूज़ करके डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इट्स नॉट द ऐप दैट सेल्स द गोल्ड। इंडिया में टोटल 3 ही कंपनी है, एमएमटीसी, सेफ गोल्ड एंड ऑगमाउंट। एमएमटीसी सरकारी है, बाकी 2 प्राइवेट है। अगर आप किसी भी ऐप को यूज़ करके डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, दैट मीन्स इन 3 में से कोई एक कंपनी ही आपको वो गोल्ड बेच रही है। तो मैं अपनी कुवेरा ऐप से 100 रुपीज़ का गोल्ड खरीदता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मुझे अभी जो लाइव गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो दिखाई देगा। टॉप राइट कॉर्नर में कंपनी का नाम दिखाई देगा, जो मेरे केस में ऑगमाउंट है, और बीच में मैंने 100 रुपीज़ टाइप कर दिया। अब मैं प्रोसीड करता हूँ तो ट्रांजैक्शंस वाले पेज पे मुझे 100 की बजाय 103 रुपीज़ दिख रहा है। और ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि 100 रुपये का अगर मैं गोल्ड खरीदूंगा तो 3% मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट से मेरे पास 100 रुपये का गोल्ड आ गया। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो 100 रुपये का गोल्ड जब मैं सेल करूंगा तो मुझे जो लाइव प्राइस चल रहा था 5,009 रुपये का, अब उस प्राइस पर सेल नहीं करने दिया जाएगा, उससे 3% नीचे मैं सेल कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो क्लियरली मेरे सेल रेट में। यहाँ पर मेरा जो 100 रुपीज़ का गोल्ड था उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 97 हो चुकी है, और जो मेरा सेल रेट है वो है 4841 रुपीज़, जबकि मैंने खरीदा था 5009 में।
अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 3% का, इसको बोलते हैं स्प्रेड, और इस स्प्रेड में मल्टीपल कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरेज का कॉस्ट, इंश्योरेंस का कॉस्ट, क्योंकि हमारे बिहाफ पे उस कंपनी ने गोल्ड को स्टोर किया था तो स्टोरेज इंश्योरेंस कॉस्ट वो कंपनी आपसे मांगेगी। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें से आपसे चार्ज कर ले। तो आपने मेकिंग चार्ज तो जरूर बचा लिया फिजिकल गोल्ड ना लेकर और डिजिटल गोल्ड लेकर, बट जब आप इसको बेचोगे तो आप 3% का स्प्रेड आराम से बेयर करोगे। और ये 3% का स्प्रेड कोई फ्लैट नहीं है, ये 3 से 6% के बीच में वेरी आराम से हो सकता है। ये तो इसके कॉन्स हो गए, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ, कॉन्स एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस में पहला चैलेंज है नो इनडेफिनिट होल्डिंग, मतलब आप अपनी ऐप में इस डिजिटल गोल्ड को हमेशा के लिए होल्ड नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको अर्ज किया जाएगा कि या तो आप इसको सेल करो या फिर इसकी फिजिकल डिलीवरी मंगवा लो। अगर आप फिजिकल डिलीवरी मंगवाओगे तो आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ सकता है, या फिर अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो सेल करने का तो ज़बरदस्ती आपको आपके कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा, जबकि आप तो इसको सिर्फ होल्ड करना चाह रहे थे। तो इट इज़ लाइक चाकू खरबूजे पे गिर रहा है या खरबूजा चाकू पर गिर रहा है, कटता तो खरबूजा ही है। और एक और चैलेंज या सॉर्ट ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो 3 कंपनीज हैं, एमएमटीसी, सेफ गोल्ड एंड ऑगमोंट, ऑल 3 कंपनीज आर अनरेगुलेटेड। सेबी, आरबीआई या कोई भी बॉडी इन पर किसी भी तरह का वॉच नहीं रखता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनीज फ्रॉड है, दीज आर ऑल वेरी गुड कंपनीज फुलफिलिंग ऑल द कंप्लायंसेस। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रलय जब आती है तो बता कर नहीं आती है। तो ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी एक्स है, उसके पास 100 kg का गोल्ड पड़ा है, बट उसके पास ऑनलाइन आज की डेट में डिजिटल गोल्ड के जो ऑर्डर्स आ चुके हैं वो 200 kg के आ चुके हैं। तो वो कंपनी हो सकता है पूरे 200 kg का ऑर्डर फुलफिल कर दे। तो आपको आपकी ऐप में देखकर ये लग सकता है कि आपके पास गोल्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कंपनी ने ईमानदारी से उतना गोल्ड साइड में रखा है या नहीं रखा है। अगेन आई एम सेइंग कि ये 3 कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, मैं इन पर कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड है तो इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो अगर डिजिटल गोल्ड बेस्ट तरीका नहीं है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का तो क्या है? तो SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करता है 1 साल में मल्टीपल टाइम्स, और इनकी कुछ इशू डेट्स रहती हैं, उनके बीच में ही आपको इस पे अप्लाई करना होता है। इसकी खासियत ये है कि इसके पीछे गोल्ड होता ही नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल गोल्ड, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसको आप गोल्ड के प्राइस पर परचेज करते हैं और फ्यूचर में इसको गोल्ड के प्राइस पर ही रिडीम करते हैं। तो जितना रिटर्न गोल्ड बुलियन जनरेट करेगा उस पीरियड में, उतना ही रिटर्न ये पीस ऑफ पेपर भी आपको जनरेट करके दे देगा। अब आप बोलोगे कि तू पागल है क्या, गोल्ड की कुछ तो वैल्यू होती है, पेपर को कौन मानेगा? अब भाई पेपर अगर सरकार इशू कर रही है तो पूरी दुनिया मानेगी, और इसमें डिफॉल्ट का रिस्क भी ना के बराबर है। जब तक कि इंडिया की जिम्बाब्वे जैसी सिचुएशन नहीं हो जाती तब तक हम कह सकते हैं कि दिस इज 100% सिक्योर। तो क्या चीज़ इसको खास बनाती है? सबसे पहले मैं इसके आपको चार्जेस बताता हूँ। इसके कोई चार्जेस नहीं है, आपको इस पे 3% का GST जो आपको बाकी सारे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स में पे करना पड़ेगा। वेल नॉट सारे, इसके बाद एक और ऑप्शन है वो बताऊंगा, बट लेट्स से आपको फिजिकल और डिजिटल गोल्ड में जब 3% का GST पे करना पड़ रहा है वो आपको SGB में नहीं पे करना पड़ेगा। और फिर अगर गोल्ड है ही नहीं तो काय का मेकिंग चार्ज और काय का स्टोरेज एंड इंश्योरेंस का कॉस्ट, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आप प्योर गोल्ड प्राइस पर अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। उल्टा आपको एनकरेज किया जाता है कि अगर आप SGB पर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 50 रुपये पर ग्राम के हिसाब से आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा जो इसको यूनिक बनाता है वो है कैपिटल गेन टैक्स इस पर नहीं लगता है। आप जितना भी प्रॉफिट SGB में इन्वेस्टमेंट करके कमाओगे दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। इसका दूसरा बहुत अच्छा फायदा है कि RBI आपको ये बॉन्ड होल्ड करने के लिए 2.5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट भी पे करता है, यानी आपसे चार्जेस की फॉर्म में कुछ लिया नहीं जा रहा। डिस्काउंट में आप इसको खरीद सकते हो। इसके प्रॉफिट पे आपको 0 टैक्स पे करना है और इसको रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब इंटरेस्ट के बारे में आपको कुछ बात जाननी बहुत जरूरी है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी जितना प्राइस आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतने ही अमाउंट पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल मिलता जाएगा, और ये मिलेगा भी आपको साल में 2 बार। तो हर 6 महीने में आपको 1.25% की रेट से इंटरेस्ट मिलता जाएगा, एंड ये इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री नहीं होगी। इसमें भी बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वैसे तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए था भाई, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में और कोई तो दे नहीं रहा है आपको 2.5% इंटरेस्ट, तो जहां मिल रहा है उसमें टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर एक SGB मिलेगा, उतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये बॉन्ड आपको 8 साल के लिए होल्ड करना है। 8 साल के बाद आरबीआई से ही इसको आपको रिडीम करवाना है एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा। बट व्हाट इफ आपको 8 साल वेट नहीं करना, तो उस केस में आरबीआई आपको ऑप्शन देगा 5 साल के बाद अर्ली रिडेम्पशन करवाने का। आप चाहो तो उसमें अप्लाई करके अपना बॉन्ड रिडीम करवा सकते हो और उस केस में भी जो प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। काफी लोगों ने पुराने वीडियो पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, तो अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आप अपना बॉन्ड आरबीआई से रिडीम करवाएंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, फिर चाहे 5 साल बाद करवा रहे हो या 8 साल बाद करवा रहे हो। एंड एक बार आपने 5 साल क्रॉस कर लिए होल्डिंग के, तो अर्ली रिडेम्पशन आप एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स में करवा सकते हो। हर 6 मंथ्स में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब व्हाट इफ अगर आपको 5 साल भी वेट नहीं करना, उस केस में क्या होगा? तो आरबीआई ये कहता है कि भैया आप इसको पेपर फॉर्म में रिसीव मत करो। आप एक काम करो, जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें डीपीआईडी लिखने का एक ऑप्शन मिलेगा। आपका जो भी स्टॉक ब्रोकर है उसका डीपीआईडी वहाँ से उठाओ 16 डिजिट्स का, वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दो, तो आपका जो एसजीबी है वो आपके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग्स में दिखने लग जाएगा। इसका क्या फ़ायदा हुआ? जैसे शेयर्स को आप एनएसई या बीएसई पे खरीद या बेच सकते हो बड़ी आसानी से, वैसे ही आप एसजीबी को भी डीमैट अकाउंट के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पर बेच पाओगे। इसमें कैच क्या है? जिस तरह शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है उसकी डिमांड या सप्लाई से, उसी तरह आपके एसजीबी का प्राइस भी डिमांड या सप्लाई पे ही डिपेंड करेगा। असली गोल्ड प्राइसेस पर आप उसको शायद ही कभी बेच पाओगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लॉस में या थोड़ा प्रीमियम कमा जाओ, किस्मत अच्छी हुई तो। वैसे किस्मत से ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी ट्रिक इन्वॉल्व है जो मुझे भी रिसेंटली पता चली है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग इस ट्रिक को यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा में अपना एसजीबी बेच पा रहे हैं। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर अपने एसजीबी को बेचते हो तो सिर्फ एक वो इकलौता केस है जिसमें आपको अपने कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट व्हाट इफ वो इंसान जिसने आपसे वो एसजीबी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा है, उसका क्या होगा? सेम रूल अप्लाई होगा। अगर वो भी मैच्योरिटी तक इसको होल्ड करता है और सीधा आरबीआई से उसको रिडीम करवाता है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर स्टॉक एक्सचेंज पर उसने भी आगे किसी को बेच दिया तो फिर उस इंसान को टैक्स देना पड़ेगा। तो रूल साफ साफ ये कहता है जब तक आपका पैसा आरबीआई से आपको वापस मिल रहा है मैच्योरिटी पर, तब तक आपको टैक्स नहीं देना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओरिजिनल तरीका बता देता हूँ, इसको खरीदना कैसे है। आरबीआई डेट्स अनाउंस करता है। डेट्स किस लिंक पे अनाउंस करता है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट कौन सी डेट्स पर एसजीबी इशू होगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन विंडो यूजुअली 3-4 दिन तक ओपन रहता है। आप उन डेट्स में अप्लाई कर सकते हो और उसके 1 हफ्ते बाद यूजुअली ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। तो एक इशू तो इसका अगले 2-3 दिनों में ही खुलने वाला है, फिर दूसरा इशू इसका नेक्स्ट मंथ खुलेगा, उसके नेक्स्ट मंथ भी एक और इशू खुलेगा। तो भागने की, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से एक बार प्रोसेस समझ लो। तो प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद भले ही आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करो या फिर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से अप्लाई करो, प्रोसेस दोनों में सेम है और दोनों ही केसेस में 50% पर ग्राम के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट कुछ बैंक्स मनमानी कर रहे हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया, नाम नहीं बताऊंगा आपको। बैंक्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डीपीआईडी का ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में बता रहा हूं मैं ऐसा, और वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपको डीमैट अकाउंट में इसको रिसीव करना है तो डीमैट अकाउंट भी उन्हीं बैंक का होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब झंझट में आपको नहीं पड़ना है, तो आपको बस एक जीरोधा का डीमैट अकाउंट खुलवाना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 24 to 48 आवर्स में खुल जाएगा, तो आप एसजीबी के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको जाना है zerodha.com/gold पे। वहां पर आपको एक एसजीबी का प्राइस दिखेगा जो कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होगा, -50 रुपीज़ का डिस्काउंट उसमें अप्लाइड होगा। तो आपको बस नंबर ऑफ ग्राम्स एंटर करना है। अगर आप 3 एंटर करोगे तो आपको 3 एसजीबी के यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे और वो 3 ग्राम गोल्ड के बराबर होंगे। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो सब्सक्रिप्शन विंडो है उसके लास्ट डेट पे ये ऑर्डर प्लेस होगा और उस दिन आपके जीरोधा अकाउंट में उतना बैलेंस जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो था साधारण तरीका, जब आरबीआई इशू ओपन करेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अब वो ट्रिक क्या है जिसको यूज करके लोग 10-10%, 5-5% एक्स्ट्रा में अपना एसजीबी बेच पा रहे हैं या फिर डिस्काउंट में 10% के डिस्काउंट में भी खरीद पा रहे हैं? दैट ट्रिक लाइज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको बताया कि आप इसको डीमैट अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। तो मैं अपना डीमैट अकाउंट खोलता हूँ जीरोधा का। उसमें मैंने एसजीबी फेब 2028 जिसका स्क्रिप्ट कोड है SGBFEB28, यानी ये 2028 में मैच्योर होगा। इस वाले एसजीबी का मैंने कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया। इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 5244 रुपीज़ है।
और अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि SGB का जो रीसेंट इशू निकला है अभी वो 4792 रुपीज़ पर निकला है, और जो इशू अब स्टार्ट होने वाला है वो भी इतना महंगा नहीं स्टार्ट होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इतना महंगा जिसने भी बेचा है उसकी तो किस्मत चमक गई, और जिसने खरीदा है बेचारा वो पछता रहा होगा। उससे भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसकी क्या मति मारी गई थी कि उसने 5244 में ये बॉन्ड खरीद लिया। उस बेचारे की कोई मति नहीं मारी गई थी, उसने बस एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा। मैंने आपको लास्ट ईयर एक वीडियो बना के काइट ऐप का ट्यूटोरियल समझाया था कि कैसे आप जीरोधा का अकाउंट यूज़ करके स्टॉक्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर बताए थे। एक ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज को मेरा प्राइस बता रहा हूँ कि अगर ये SGB 5244 रुपीज़ पर आएगा तो मैं इसको बेचना चाहूँगा, नहीं तो मैं इसको नहीं बेचना चाहता। और मार्केट ऑर्डर अगर मैं लगाऊंगा बाइंग का, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज को ये सिग्नल दे रहा हूँ कि प्राइस डजेंट मैटर, मुझे आज इसी डेट पर SGB खरीदना ही है, जो भी प्राइस मिले उस पर मेरा ऑर्डर प्लेस कर देना प्लीज़। अब इसमें स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है, वो बस ये दो ऑर्डर्स को मैच करता है। और इसका उल्टा भी एकदम ट्रू है। अगर मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है खरीदने का, लेट से अभी SGB चल रहा है 5000 रुपये पे, और मैंने इसका लिमिट ऑर्डर लगा दिया 4600 का, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज को ये बोल रहा हूँ कि 4600 है तो ही खरीदना। और कोई एक सेलर है जिसको इन ऑर्डर्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता, उसने मार्केट ऑर्डर लगा रखा है सेल करने का, तो 5000 की वैल्यू का SGB भी मेरे ऑर्डर से मैच हो जाएगा और 4600 में मैं उसको खरीद लूंगा। उस इंसान को लॉस हो जाएगा भारी। अब आप बोलोगे कि ऐसा फिर बड़ी कंपनीज के शेयर्स में क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूं ऐसे सिनेरियो की जहां पर 5 ही ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं SGB के, या 10 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। उस केस में क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ही कम है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ लोग ग्रैब कर लें। मैं आपको ये एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि किसी को बेवकूफ़ बना के आप 10% डिस्काउंट में SGB खरीदें। मैं आपको बस ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, प्लीज़ कभी भी इसका मार्केट ऑर्डर मत लगाना। हमेशा आप ऑर्डर बुक देखो, यानी मार्केट डेप्थ एनालाइज करो, और एक ऐसे अमाउंट पे ऑर्डर लगाओ जो रियल गोल्ड प्राइसेस के बहुत ही ज़्यादा पास है, और वो ऑर्डर हमेशा लिमिट ऑर्डर होना चाहिए, ताकि आप 5-10% डिस्काउंट में ना बेच दे गलती से, या फिर 5-10% प्रीमियम दे के ना खरीद लें अननोइंगली। तो ये तो हो गया SGB, बट इसके अलावा भी 2 तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो गोल्ड ETF क्या होता है? ये आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यूजुअली इसका प्राइस 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होना चाहिए, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी अवेलेबल है तो इसमें आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट आराम से कर सकते हो। और गोल्ड ETF में भी जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस पैसे के अगेंस्ट एक्चुअल फिजिकल गोल्ड बैग्ड जरूर होता है, बट इट्स नॉट लाइक डिजिटल गोल्ड, क्योंकि ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो इस बात का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है कि उस अमाउंट का इक्विवेलेंट गोल्ड पीछे जरूर रखा होगा। तो ऑल इन ऑल ETF भी गोल्ड के रिटर्न्स को ही ट्रैक करेगा। इसमें कोई लॉक इन जैसा झंझट नहीं है, तो उस वे में ये काफ़ी फ्लेक्सिबल ज़रूर है। इसको आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच भी सकते हो, बट लिक्विडिटी की कमी हो सकती है आपको। और SGB की तरह इसमें भी आपको कोई भी 3% का GST या कोई भी बाकी तरह के चार्जेस नहीं देने हैं। हाउएवर यहाँ पर जिस AMC का वो ETF होगा, वो AMC आपसे एक सर्टेन एक्सपेंस रेशो ज़रूर चार्ज करेगी, जो पहले बहुत ज़्यादा हुए करते थे, बट आज की डेट में एक्सपेंस रेशो इज़ एज लो एज 0.1%। तो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात है। एंड सिमिलरली लास्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेकर गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट सेम है, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग है। एक के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, दूसरे के लिए आपको म्यूचुअल फंड की ऐप चाहिए। बिना डीमैट अकाउंट के भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। और क्योंकि वो म्यूचुअल फंड है तो उसमें आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो फॉर एज लो एज 100 रुपये। बट यहाँ पर 2 टाइप की हिडन कॉस्ट है। एक तो कॉस्ट मैंने आपको बताई, 0.1% का एक्सपेंस रेशो आपको बेयर करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। दूसरी हिडन कॉस्ट नहीं है, बट इसका कैच है। एक म्यूचुअल फंड हमेशा कुछ अमाउंट कैश में होल्ड करके रखता है। तो लेट्स से 100 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM है, तो उसमें से हो सकता है वो म्यूचुअल फंड 2.5%, 5% या 10% कैश होल्ड कर ले। इस पे सेबी के कुछ रूल्स भी हैं कि कितना कैश उनको होल्ड करना मैंडेटरी है और कितने कैश से वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। और ये पता लगाने के लिए कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड में कितना % AUM कैश में होल्ड कर रखा है उन्होंने, तो उसके लिए मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड को देखा। उसमें 2.5% का वो कैश होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 लाख रुपए उस गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका 2.5% हिस्सा
इन्वेस्ट ही नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो आप ये अज्यूम कर लो कि इसमें से 97.5% पैसा ही इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इट डजंट वर्क दैट वे। आपके जो फंड की एनएवी होती है वो अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप एनएवी पर ही उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और फ्यूचर एनएवी पर उसको रिडीम करोगे। जो एक्सपेंस रेशो एंड जो कैश वाला पंगा है वो एनएवी में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए। इसमें अजम्पशन ये लिया है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट 6 टाइप के गोल्ड इन्वेस्टमेंट में डाला है 20 जुलाई 2016 को। उस टाइम पे एक एसजीबी का इशू चल रहा था, मैंने उसका एग्जैक्ट प्राइस लिया है और फिर अजम्पशन ये लिया है कि 26 मई 2021 को आपने ये इन्वेस्टमेंट रिडीम किया होगा और इसका जो रिडेम्पशन प्राइस है एसजीबी का वो भी मैंने आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करा है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट मैंने जो 20 जुलाई 2016 की एनएवी है और जो 26 मई 2021 की एनएवी है उसके अकॉर्डिंग किया है। और जो गोल्ड है फिजिकल गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड, उसका इन्वेस्टमेंट मैंने जो गोल्ड बुलियन का प्राइस है एज पर इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने एक्सेल शीट बनाई है जिसपे मैंने अलग अलग टाइप के गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करे हैं प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स, और आप क्लियरली देख सकते हो कि एसजीबी के केस में आपका जो आईआरआर बनेगा वो 11.6% बनेगा और गोल्ड ईयरिंग के केस में आपका आईआरआर 2.8% बनेगा, म्यूचुअल फंड के केस में 8.9% बनेगा। इसका पोस्ट टैक्स आईआरआर और भी ज़्यादा डरावना है, एसजीबी तो लीड कर ही रहा है 11.6% से, बट आपका जो ईयरिंग वाला गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है वो 1.7% पे है, आपका डिजिटल गोल्ड 7.1% है, आपका म्यूचुअल फंड 7.8% है और असली गोल्ड के रिटर्न्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड 2016 टू 2021 रहे थे 9.7%। तो अगर गोल्ड अकेला 9.7% से ग्रो हो रहा है बुलियन की फॉर्म में, तो उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको एसजीबी कमा कर दे रहा है। इस एक्सेल को मैंने कैसे बनाया, इसका पूरा प्रोसेस अगर आपको जानना है तो एक अनलिस्टेड वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अब इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स रखे जा सकते हैं कि मान लो गोल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर गए हैं और कोई एसजीबी का इशू नहीं मिल रहा है आपको, या फिर डीमैट अकाउंट में बहुत बार ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। उस केस में आई थिंक मैं ETF या म्यूचुअल फंड लूंगा, जो भी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन टू फिजिकल गोल्ड, तो एसजीबी में क्योंकि गोल्ड है ही नहीं तो फिजिकल गोल्ड में कन्वर्जन नहीं होगा। डिजिटल गोल्ड में ये पॉसिबल है, आपको कुछ चार्जेस पे करने हो सकता है, मेकिंग चार्जेस पे करना पड़े, बट पॉसिबल है। बट गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ETF में ज़रूर पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको मिनिमम 1 किलो का गोल्ड होल्ड करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू लाखों में जाती है, और उसके बाद भी उसका प्रोसेस मुझे तो एक बार पढ़ने में समझ भी नहीं आया। अगर वो एक्सट्रीम केस है तो आई एम श्योर आप पता लगा ही लोगे, बट अगर आपके पास कुछ हज़ारों में या कुछ लाखों में भी ETF का होल्डिंग है तो उसका फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्जन नहीं करवा सकते। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आपको पहले उसको बेचना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा आएगा उसमें से टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा आप उसका फिजिकल गोल्ड खरीद पाओगे। तो आप जब भी ETF या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो ये पॉइंट का ध्यान हमेशा रखना कि इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर फ्यूचर में फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है तो मे बी दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि आपको पहले बेचते ही टैक्स लाइबिलिटी आप पे क्रिएट हो जाएगी अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मूड हो तो बाय बाय।